किशोर उपाध्याय जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए। पहाड़ों को बहुत बारीकी से किशोर जी आपने देखा है, समझा है, आप वहाँ पर रहे हैं, पले बड़े हैं, अभी भी आप लगातार वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी आपदा जो इस वक्त आई है, कभी पहले आपने देखा है उत्तराखंड में इतनी भयंकर त्रासदी हुई हो? शिवानी जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये विमर्श रखा है। देखिए, हिमालय और मध्य हिमालय को समझने के लिए मेरे विचार से हमारी दृष्टि अभी तक जो है विकसित नहीं हुई है। मैंने अपने सामने ऐसी बहुत सी त्रासदियाँ देखी। 2013 में तो लगभग जो है वो केदारनाथ आपने देखा ही है। हाँ। 2009 में, 2010 में, 72 में, तो ये कई बार होता आया है। हाँ। और ये जो पूरा मध्य हिमालय है, यह हिमालय है, आज बहुत से दबावों से गुजर रहा है। हाँ। और जो अभी जो आपके सामने जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि 2050 में आपको ये जो सामने यमुना है, गंगा है, हाँ। सिंधु है, जिस पर कि पाकिस्तान के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सिंधु जल बड़ा समझौता निर्णय लिया, स्थगित कर दिया। ब्रह्मपुत्र है। हाँ। आज कोई उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर 30,000 मेगावाट का डैम जो है वो चीन बना रहा है, तैयार कर रहा है। और मुझे बड़ी चिंता है कि लोग उस पर कोई दिल्ली में कोई चर्चा नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र तक सारा का सारा जो है 2050 में अगर यही स्थिति रही तो एक बूंद पानी नहीं होगा, और हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं होगी। और उसका असर ये होगा कि 2040 में जो रिपोर्ट्स हैं अभी, और मेरे ख्याल से हम लोग उसको एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका मुंबई जो है 2/3 वो जल के नीचे होगा, सिंगापुर डूब जाएगा। अच्छा। और इस तरह से आपके जितने भी समुद्रीय देश हैं, जापान से लेकर के, यूके से लेकर के, और आधा अमेरिका भी पानी के नीचे होगा। ये स्थिति अभी है। इसका मुख्य कारण ये है कि आप ये देखिए कि अभी आपके सामने रिपोर्ट आई होगी। हाँ। कि जो आपका मानसून है, हिमालय हमारा हर तरह से रक्षा करता है। हाँ। अगर हिमालय नहीं होता तो चीन और उस तरफ के जितने भारत के साथ जो उस पर जो है उसकी जो संपन्नता है उसको देख करके कब्जा करना चाहते हैं, कभी का कब्जा कर गए होते। सेनाओं से ज़्यादा हिमालय हमारी रक्षा करता है। और इस बार ये देखिए कि जो आपका मॉनसून है वो जो है हिमालय को पार कर गया है। हाँ। तो जो लोग एक शब्द में उसको समअप कर देते हैं, हाँ, कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही लोग। हाँ, हम सब जिम्मेदार हैं। इंसान, मानव। हाँ। जिम्मेदार है ना। हाँ। तो उसको मानव ही ठीक कर सकता है। हाँ। और अगर उसको ठीक नहीं किया गया, हम तो बहुत लंबे समय से, एक बार में पूरा प्लानिंग कमीशन ले गया था। अच्छा। टिहरी और उत्तरकाशी। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आपका जो माँ गंगा जो है या यमुना जो है, गंगा हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधारती है। हाँ। उसका जो ग्लेशियर है वो 27 किलोमीटर पीछे चला गया, जो गोमुख ग्लेशियर है। गोमुख ग्लेशियर, हाँ। और इस बार जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है, हाँ, वो जो है बंदरपूंछ है, वो हिमालय का हिस्सा। अच्छा। इस बार उसमें एक बूंद बर्फ नहीं थी गर्मियों के महीने में। वो गल चुका है पूरा, वो पूरी तरह से गल चुका है। ओम पर्वत की आपने फोटोज देखी होंगी। हाँ, हाँ। उसमें ओम ही नहीं बना इस बार। हाँ। तो आप ये देखिए कि हिमालय पर 1/3 भी जो है वो बर्फ नहीं रह गई। हाँ, है। हाँ। और एवरेस्ट का जो है लगभग 150 मीटर। हाँ। वो उसका घनत्व हर साल, वो सबसे ऊंची चोटी है ना, सागर माथा उसको कहते हैं। हाँ, सागर माथा। तो 150 मीटर हर साल उसका घनत्व कम हो रहा है। और जो गोमुख ग्लेशियर और उसके आसपास के जो ग्लेशियर हैं वो सब लगभग जो है हर साल 70 से 90 मीटर जो है वो पीछे खिसक रहे हैं। तो आप ये लगाइए कि जिस दिन यहाँ दिल्ली में या नोएडा में, हाँ, या यमुना में, जब उत्तराखंड आंदोलन में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा
नरसिम्हा राव जी ने कि भाई आप तो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हो, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, हमारे छोटे राज्यों का ये विषय नहीं है, एजेंडा नहीं है। मैंने कहा हमको अपने लिए नहीं चाहिए। आप जब दिल्ली आए 72 में, तब गंगा यमुना की क्या स्थिति थी और आज की स्थिति शिवानी जी ये है कि आप ठीक है इस समय वर्षा का जल काफ़ी आ गया है, लेकिन आप 1-2 महीने बाद आप उसके पानी को, जल को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो वही स्थिति जो है गंगा की भी है और वही यमुना की भी है। अभी जो हालात हैं आपने देखा, बहुत नदियां बह के लगातार आ रही हैं, उनका विकराल रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी तो एक कारण है, जो ये ग्लेशियर गल रहे हैं आपने कहा, और कई रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र है, तो ये भी क्या पानी बह के उनके साथ आ रहा है, नीचे वो प्रभाव डाल रहा है? इस समय देखिए क्या है ना, इसको वृहद फलक पे आपको समझने की आवश्यकता है। हाँ। आप हर चीज जो है वो हिमालयी लोगों के ऊपर थोप देते हैं। हाँ। जो आज की जो स्थिति है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो मानसून की या जो भी गर्म जो हवाएं राजस्थान से जगह जगह से आती थी, जैसे आप यहाँ नोएडा में बैठे हैं, आप दिल्ली में हैं, हम राष्ट्रपति भवन की बात कर लें जो इतने बड़े भारी उस पर बना हुआ है, तो कभी वहाँ बड़ा सुंदर जंगल रहा होगा ना। बहुत सुंदर। यहाँ जहाँ हम बैठे हुए यहाँ भी जंगल रहा होगा। हाँ। अब आप हमको कहते हो नहीं किशोर उपाध्याय पहाड़ के लोगों को ये बचाना चाहिए। अरे भाई मुझे क्यों बचाना चाहिए? मुझे ना गंगा से कोई फायदा हो रहा है, ना हिमालय से कोई फायदा हो रहा है। सारा का सारा फायदा तो आपको हो रहा है, आप उसको बचाने की बात नहीं करते हो। वहाँ पेड़ नहीं करना चाहिए, वहाँ ये नहीं होना चाहिए। और अपना आप सब कुछ करो, खत्म कर दो सब चीज़ को, और सारी की सारी चीज़ जो है वो हिमालयी लोगों और पहाड़ियों के ऊपर थोप दो। जो आपने जब भोजन करते हैं ना, रात को आपने भोजन किया और गलती से कुछ आपने गर्म चीज़ें खा ली, तो पेट फूलता है ना। तो वैसे हिमालय का पेट फूल रहा है, जो सारी की सारी जो गंदगी यहाँ से जाती है, हवाएं जाती हैं, और वो फिर जब बारिश होती है तो उसके बाद वो ज़मीन जो है वो फटती है और सारा का सारा जो है वो सत्यानाश हो जाता है। आज तक तो हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं सब लोग, आज तक ये पता नहीं लोगों को है कि टिप टिप एक बूंद करके पानी क्यों बरसता है, एक साथ क्यों नहीं सारा पानी नीचे आ जाता है। आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया है ना। तो इसलिए नए दृष्टिकोण से हिमालय को, हिमालयी लोगों को, हिमालय की प्रकृति को, उसकी प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था, मैंने कहा जब ये स्थिति थी तो मैंने कहा आपका जो यहाँ पर एक दोस्त है उसने 30 करोड़ में औरंगजेब रोड पे फ्लैट लिया है, है ना। लेकिन मैंने कहा कल अगर उस घर में पानी ना हो, आप ये सोचिए सुबह आपके घर में पानी ना आए तो क्या स्थिति हो जाती है। तो मैंने कहा हम तो ऐसा कर रहे हैं कि अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारा फोकस नहीं है जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, पानी नहीं, उससे पहले आपको ऑक्सीजन चाहिए। अगर 2-3 मिनट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सब तो आप और हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर मैंने 2 लंबी भूख हड़तालें की। एक बार मैंने अल्टीमेटम दे दिया, मैंने कहा पानी नहीं पीऊँगा। तो सारे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करना, आप मैक्सिमम 3 दिन विदाउट वाटर जिंदा रह सकते हो, नहीं तो कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा। यू मे गेट ब्रेन हेमरेज, किडनी चली जा सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद आपको भोजन चाहिए, तो 90 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते बिना भोजन के। और श्रीदेव सुमन जी ने तो 84 दिन तक भूख हड़ताल की। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चे हों, नाती हों, पोते हों, अगर आप पानी बचा के नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन बचा करके नहीं रखेंगे, पानी नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा। तो उस पर कोई फोकस है नहीं। किशोर जी ठीक है, ये बात तो आपने कही, बिल्कुल फोकस उस पर नहीं है, उस तरफ नहीं है, और हम लोग थोप देते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में कि यहाँ की गलती है, पहाड़ कट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ हट रहा है, तो इस वजह से सारी आपदाएं आ रही हैं। आपने क्योंकि हिमालय को पढ़ा है, हिमालय पर समझा है, आपने कई सारे रिपोर्ट्स का जिक्र भी यहाँ पर किया, क्या तरीके हैं, अब कैसे समझें अभी जो परिस्थिति, क्या अभी भी हम बचा सकते हैं प्रकृति को? नहीं देखिए, हम तब से, मैं तो एंटायर प्लानिंग कमीशन को ले गया, मैं टिहरी और उत्तरकाशी। तब प्रणब मुखर्जी जी डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। अच्छा। मैं उनसे गया तो मैंने कहा मैं गंगोत्री जा रहा हूँ, तो बोले मेरे लिए पूजा के लिए थोड़ा जल ले आना। मैंने कहा दादा वहाँ जल है ही नहीं, आपके लिए कहाँ से लाऊं? तो वो बड़े नाराज़ हुए, तुम मेरे साथ मजाक करते हो। मैंने कहा मैं सही बात कह रहा हूँ। तो उनके जो एडवाइज़र थे उनको बुलाया उन्होंने,
और उन्होंने कहा भाई किशोर ऐसा बोल रहा है। उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारी नदियों की हालत ख़राब है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी जहाँ आप बैठे हुए हैं या दिल्ली में भी टिहरी डैम जहाँ जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर हम रोज़ यहाँ लगभग 30 क्यूसेक पानी रोज़ दे रहे हैं हम, तो आपका पूरा जो ये दिल्ली का ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट है वो उस पर निर्भर करता है। और जो उस तरफ पश्चिमी वाला है वो सारा का सारा यमुना पर निर्भर करता है। तो अगर वहाँ से पानी न आए तो मतलब सारा नोएडा और ये सारा का सारा, और स्थिति क्या बने भविष्य में ये भगवान मालिक है। उसको समझने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमने ये कहा था कि उत्तरकाशी और टिहरी, क्योंकि उत्तरकाशी और टिहरी वहाँ से गंगा और यमुना दोनों निकलती हैं। आपके पास शिवानी जी कोई मॉड्यूल ही नहीं है कि मिडिल हिमालय का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। उसके लिए आपको एक सस्टेनेबल हिमालयन डेवलपमेंट की जो है एक मॉड्यूल और एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। वो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि रानीखेत में किस तरह से होना चाहिए, बागेश्वर में किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक इंच प्लानिंग की आवश्यकता है। आप अगर चले जाएं देहरादून आप जाइए तो वहाँ का अलग वो है, टेम्परेचर अलग है। ऋषिकेश में चले जाइए देहरादून, आप कोठाल गेट पे चले जाइए तो अलग है, मसूरी में फैक्टर्स भी बदल रहे हैं उतनी बार। तो उस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं देंगे तो भारत तो मुश्किल में फंसेगा ही, पूरा विश्व जो है मुश्किल में फंसने जा रहा है आगे के लिए। और ये आज मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ बहुत विनम्रतापूर्वक, और चेतावनी भी है कि अभी समझिए, अभी देखिए सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हिमाचल तो खत्म ही हो गया। जम्मू कश्मीर की हालत आप देख लीजिए, उत्तराखंड लोगों का कहना हमने कभी नहीं देखा ऐसा यहाँ पे जब हो रहा है, अभी पलायन कर रहे हैं लोग वहाँ से। हम जब और सुंदरलाल बहुगुणा जी गए थे जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक, तो लोगों से बहुत निवेदन किया। उसके बाद यहाँ भी सब लोगों को मैंने कहा जो हम हिमालयी जो लोग हैं, हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को फ़ायदा है, दिल्ली के लोगों को फ़ायदा है, पंजाब के लोगों को फ़ायदा है। अब अगर भाखड़ा से लेकर के वो सारी नदियाँ नहीं होंगी तो पंजाब की हालत क्या हो जाएगी। आज आधे से ज़्यादा पंजाब जो है वो पानी के नीचे क्यों है, इस पर कोई सोचते भी हैं तो तात्कालिक सोचते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं। उसी तरह से जो है आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उसकी हालत देख लीजिए। आप ये सोचिए कि जिस दिन हिमालयी नदियाँ सूख जाएंगी उस दिन इस देश और इस विश्व की हालत क्या होगी। तो शहरी लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आपने इस बात का जिक्र किया, जो गंदी हवाएं हैं ये रुख उनका उस तरफ भी होता है, हिमालय की तरफ जाती हैं और वहाँ पे धीरे धीरे आपने जैसे कहा फूलने लगते हैं वो, या गर्म हवाएं वहाँ पे नुकसान पहुँचाती है जिससे ग्लेशियर्स और बर्फ़ गलने लगती है। तो क्या संदेश यहाँ के लोगों को आप देना चाहेंगे, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट आपस में ही जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से, शहर के लोग, पहाड़ी लोग। नहीं, उसके लिए मैंने अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जो हिमालय है और गंगा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहना है 2047 के लिए नरेंद्र मोदी जी का कि हम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो जाएंगे, वो हिमालय आपको बना सकता है। हिमालय आपको जो रीजनल फोर्सेस है उनका नेता बना सकता है, क्योंकि हर जगह यही हालत है। हिमालय आपको जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, एशिया है, अगर आप उसको आगे ले करके चलेंगे तो आप उसकी लीडरशिप ले सकते हैं। और अल्टीमेटली इतनी ताकत है हिमालय और गंगा में कि आप जो है यूएन जैसी एक बड़ी संस्था जो है बना करके, और हिमालय बचाने के लिए जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो सारा आप ले सकते हैं। आपको बेस्ट जो टेक्नोलॉजी आज है उपस्थित पूरे विश्व में, हिमालय बचाने के लिए आपको निःशुल्क वो मिल सकती है। और असली में जो पहले हमारे वेद, सारे के सारे वेद पुराण सब अष्टादश पुराण वहीं लिखे गए, पांडव वहीं से स्वर्ग गए हैं, क्योंकि वो तो तपस्या की धरती है। तो हिमालय आपको सचमुच में विश्व गुरु बना सकता है अगर उस पर हमने ढंग से काम किया। और एक सस्टेनेबल जो है, अगर हिमालय नीति की हम बात करेंगे और विश्व समुदाय को, ये एक ग्लोबल एजेंडा बनना चाहिए, क्योंकि उसका असर जो है चीन पर भी पड़ेगा। अगर वो पीली नदी सूख गई तो चीन भी क्या कर लेगा जो है। तो मेरे ख्याल से उसको बड़े फलक पर देखने की आवश्यकता है, लेकिन किशोर उपाध्याय में उतनी ताकत नहीं है ना। तो जब हम ये कर रहे थे तो हमने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसमें मैं था। अच्छा, क्या क्या बातों का जिक्र था उसमें जो सबसे बड़ी बात है शिवानी जी, उसमें क्या है, मैं था और एक हमारे मिस्टर BN नवला वाला,
BN नवलावाला जो हमारा जो है जल संसाधन मंत्रालय उसके सचिव रहे। अच्छा। UPSC के चेयरमैन रहे। एक ER कोहली साहब हैं, वो हमारे मिज़ोरम के गवर्नर रहे। हाँ। और मिज़ो अकॉर्ड करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। अच्छा। तो जब हमने उस पर रिपोर्ट लिखी तो उसमें एक शब्द लिखा था कि एक पूरा वो लिखा था कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। हाँ, इस बात का जिक्र भी है और 2050 तक होगा, ऐसे भी उस रिपोर्ट में जिक्र था। हाँ हाँ हाँ। तो अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। तो आपको लगता है अगला विश्व युद्ध पानी के लिए अब होने वाला है? निश्चित होगा, बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। और जिसके पास पानी वही ताकतवर। मैं कल ही सोच रहा था कि इस समय जो है वो दुबई, सऊदी वगैरह उसमें की बहुत सोना है, बहुत चीज़ें हैं। हाँ। मैंने कहा अगर भारत एक काम करे कि मुंबई से एक लाइन बना दे वहाँ के लिए, हाँ। तो आपका पानी सोने से भी महंगा बिकेगा। हाँ। तो उसमें लिखा कि भाई अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। तो देखा तो एक दिन अटल जी बोल रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, तो वो एकदम जो है ना एम्पलीफाई हो गया। तो मैंने नवलावाला साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब लिखा तो हमने था। बोले भाई तुमने PMO में भी काम किया, हाँ। सारा जानते हो। हाँ। तो उसमें हमसे टॉकिंग पॉइंट्स मांगे गए थे। हाँ। अब तुम, मैं, सुंदरलाल बहुनाथ जी तो इतना सारा बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। तो गीता तुमने पढ़ी है? मैंने कहा गीता कौन पढ़ सकता है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने कहा धृतराष्ट्र है, फिर संजय है। बोले नहीं, उसमें है कि भगवानों वाच, ईश्वर ने कही है वो बात। और जितने भी दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं उसमें सब ये कि ईश्वर ने बोला है। हाँ। गॉड ने बोला है। हाँ। अल्लाह ने बोला है। हाँ। तो इसलिए लोग उसको मानते हैं। हाँ। तो किसकी वाणी में कितनी शक्ति है? तो प्रधानमंत्री जी की वाणी में शक्ति है, इसलिए जो है वो हर आदमी उनकी बात को सुनता है, हर अखबार लिख रहा है और हर TV बोल रहा है। तो हमें इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को एम्पलीफाई कर सकें कि आपने जो धन संपदा इकट्ठी की है, आप अपने बच्चे की शादी करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, उसके बच्चे होंगे और उनके बच्चों के लिए अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। भविष्य नहीं। तो हिमालय से किस तरह के खतरे भविष्य में हो सकते हैं, उसको एम्पलीफाई आप जैसे लोग और मीडिया ही कर सकता है, या प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। वो विश्व समुदाय को उसमें उसके लिए जो है तैयार कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश तो ये है, कोशिश करना। देखो वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि आप कर्तव्य करो माँ फलेषु कदाचन। हाँ, फल की चिंता मत करो, कर्तव्य करो। हाँ। जी, तो वो ज़रूरी है। और उसकी आपके यहाँ से मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको, TV 18 को भी, कि आपने एक अच्छा जो है वो शुरुआत की है। मैं कह रहा था, मैंने कहा मैंने इसमें सब लोगों को कोशिश की जी। प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है मैंने। अमिताभ बच्चन और हम लोगों ने काफ़ी समय साथ में काम किया जब वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा भाई छोरा गंगे किनारे वाला कहाँ चला गया है। हाँ। मैंने कहा गंगा सूख रही है। हाँ। कुछ करो इसके बारे में। मुझे कष्ट ये है कि अमिताभ ने उस चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया, जबकि ही नोज मी पर्सनली। तो अब जैसे वो हैं हमारे अधिकतर जो है फिनेंशियल कैपिटल आपकी मुंबई है, बॉम्बे, यहाँ, और सारे बड़े लोगों के वहाँ घर हैं, बहुत हाँ। पैसा लगाया है, और पता चला कल वो डूब ही गए अगर 2040 में, तो फिर क्या करोगे आप? सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे ख्याल से हमको जितने भी स्टेक होल्डर हैं हाँ। उन सबको इकट्ठा करके और फिर उस पर जो है कैसे इस त्रासदी से भविष्य में कैसे बचा जा सकता है, कोई रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो अगला समय कोई अच्छा नहीं। यानी एक तरीके से ग्लोबल अलर्ट है, हिमालय का गलना धीरे धीरे ग्लोबल अलर्ट है। एक और बात आपसे मैं समझना चाहूँगी, अभी ये धराली में जो हुआ, धराली में बादल फटा, लोग ने कहा बादल फटा, लेकिन वहाँ पर जब मौसम विभाग गया तो उसने कहा बादल नहीं फटा है, वो अभी जांच कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही वहाँ पर ऐसा हुआ, क्योंकि इतनी तो बारिश ही नहीं हुई, उनका कहना है। अभी तक ये चर्चाएं थी कि बादल फटने के कारण हो रहा है, यानी कि अब और तरीके भी, क्लाइमेट चेंजेस किस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं, क्या वजह आपको लगी होगी वहाँ पर? क्योंकि बादल, मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि बादल नहीं फटा, उसकी वजह से वो त्रासदी नहीं आई थी, कोई और वजह है, जांच उस पर हो रही है। ये इस तरीके के बदलाव क्यों देखने को मिल रहे हैं? मतलब मौसम विभाग भी खुद इस वक्त चकरा गया है कि आखिर क्या कारण और हो सकते हैं। नहीं, हमने तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया शिवानी जी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज से नहीं बल्कि 1990 से
हम लोग कहते आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, गौरा देवी जी, सुंदरलाल बहुना जी, इन सब लोगों ने किया, वो गांव जो है वो बह गया। आप ये देखिए अभी जो है धराली में हुआ, उससे पहले आप ये देखिए केदारनाथ में हुआ, और इस तरह के बहुत सी जगह हुए हैं। आप ये देखिए कि हिमालय में लगभग, जो पूरा हिमालय उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 2000 इस तरह की वाटर बॉडीज हैं कि जो धीरे धीरे फैल रही हैं और वो कभी भी जो है टूट सकती हैं। केदारनाथ में भी उसी लिए हुआ, धराली में भी उसी लिए हुआ। और मैंने उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा ये बादल नहीं फटा है, ये मैंने कहा ऊपर कोई ग्लेशियर लेक रही होगी, वो टूटी होगी और वो फट करके वो एकदम नीचे आ गई है। एंड ये टेक्स फ्यू सेकेंड्स जो है, तो और वो एकदम सारा का सारा जो है एक साथ पानी आ जाता है, गांव के गांव जो है, और वो बहुत खतरे में। आपका दिल्ली भी खतरे में है, आपका ये नोएडा भी खतरे में, पूरा का पूरा जो है आपका गंगा सागर तक। गंगा सागर में गया क्योंकि हम माँ गंगा और यमुना को, भाई मेरा सौभाग्य मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ माँ गंगा पैदा हुई, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गंगा सागर जाऊँगा। गंगा सागर जब मैं गया तो मैं बहुत रोया वहाँ। देखो हमारी माँ है, हमारी बेटी है माँ गंगा, वो वहाँ अपने को जो है उस समुद्र को समर्पित कर देती है। आपको पता कि जो कपिल मुनि जी का आश्रम है, वो समुद्र ने जो है वो गंगा सागर को लील लिया है। लगभग 35 किलोमीटर कलकत्ता की तरफ जो है समुद्र बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, और वो कभी भी जो है पूरा गंगा सागर ही जो है समुद्र के अंदर होगा जब ये से, हाँ समा जाएगा। उसी तरह से कलकत्ता समा जाएगा। आपका वाइजैक से लेकर के सारा का सारा जो है वो हो वहीं पे आप कह रहे हैं आपका जन्म स्थान भी वहीं पर था? मेरा जन्म स्थान तो वहाँ है जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया, और मैं वहाँ गया जहाँ गंगा ने अपने को समर्पित किया समुद्र को। तो मैं स्पेशली गया वहाँ देखने के लिए। एक बार मैं पहले भी गया था, कोई 10 साल पहले, लेकिन मैं कलकत्ता से कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि मैं वापस आना पड़ा देहरादून। तो स्थितियाँ बड़ी ही विशद हैं, और उनको अगर नहीं रोका गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ये बहुत खतरे में है, और बिना जल के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक संदेश तो आपकी तरफ से पूरे विश्व को जाना चाहिए, क्योंकि आप समर्थ हैं उसके लिए, आपके वाणी में। मुझे लगता है बहुत लोगों ने इस बात को सुना होगा, जैसे आपने इस बात का जिक्र किया कि हम सभी जिम्मेदार हैं और हम सबको अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर लेनी होंगी। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण हमेशा से माना जाता है, और जैसा बोला भी यहाँ पर किशोर जी ने कि जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं यहीं से तो निकल रही हैं और वो जा रही हैं हिमालयों की तरफ, और दिल्ली बहुत दूर नहीं, दिल्ली NCR भी बहुत दूर नहीं है। हो सकता है ये उसको प्रभावित कर रहा हो, उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात जो बार बार सामने आती किशोर जी, पहाड़, पेड़ और डेवलपमेंट। पेड़ों को काटेंगे तो तभी डेवलपमेंट हो पाएगा, ये बात वहाँ पर हमेशा से रहती है। लेकिन कुछ लोग इस पक्ष में भी रहते हैं कि अगर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा करना है तो पेड़ कटने लगेंगे, सब कुछ नीचे आ जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पे, कैसे इसको बैलेंस करना है? ये वही वाली बात आपने इससे पहले जिक्र भी किया था। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। मैं गया जब पहाड़ पे, मैं बल्कि गया था वहाँ अल्मोड़ा के आगे ये बिनसर जो है, हाँ, बिनसर, हाँ। वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ एक आदमी पेड़ काट रहा था, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई आप पेड़ काट रहे हो, बहुत सी चीज़ें जो हम समझाते हैं कि इससे ये नुकसान होगा। तो उन्होंने बहुत मज़ेदार बात कही कि भाई साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये क्या, ये पेड़ बचाना, ये जंगल बचाना, ये जो है पानी बचाना, ये ग्लेशियर बचाना क्या हमारी जिम्मेदारी है? हाँ। जिनको इससे सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है। अब मुझे शाम को जो है अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, मुझे लकड़ी चाहिए ना। हाँ। मैंने एक बड़ा आंदोलन हिमालय बचाओ के साथ साथ एक वनाधिकार आंदोलन मैंने बहुत 4-5 साल अभी भी है उसमें। अच्छा। तो उसमें हमने इन लोगों को कहा था कि मैंने कहा आप उनके जो पुश्तैनी हक हकूक़ हैं जी, हिमालयी लोगों के या जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उनके पुश्तैनी हक हकूक़ थे। जैसे हम जंगल से लकड़ी लाते थे, मकान बनाते थे, तो वो इमारती लकड़ी भी आती थी, मिट्टी भी आती थी, पत्थर भी आता था। 2 कानून बहुत हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादती करते हैं। एक तो है वाइल्ड लाइफ एक्ट, हाँ। एक है फॉरेस्ट एक्ट। हाँ।
फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में आपने क्या किया कि पेड़ बचना चाहिए, जानवर बचना चाहिए, ये सब चीज़ें बचनी चाहिए, उसमें उस पर आधारित जो समुदाय थे उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। हाँ। मान लीजिए मैं टेहरी में रहता हूँ, हमारे यहाँ रिंगाल जिसको एक छोटा बांस है, हाँ। उससे लोग वो बनाते थे जिसमें हम रोटी रखते हैं, आर से ले जाते हैं, कलेऊ ले जाते हैं। अब आपने उसको सबको बंद कर दिया, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको किसी वाइल्ड लाइफ को मारना चाहिए, लेकिन जैसे हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें बहेलिया रहा होगा, उसमें अंग्रेज़ों का आपने देखा होगा कि वो बंदूक लेके कि ये शेर हमने मारा, तो उससे संबंधित काम करते होंगे, अपने बच्चों का पेट भरते होंगे। आपने उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की उसमें। तो मैंने ये कहा कि भाई जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट भी बना है 2006 का, जिसमें वो ये कहता है कि आपके पुश्तैनी हक हकूक वो वापस मिलने चाहिए, लेकिन आज तक तो मिले नहीं हैं। तो आपको नए दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों की समीक्षा करना भी ज़रूरी है, और हमारे लिए मत करिए, अपने लिए करिए आप लोग, जिससे दिल्ली और विश्व समुदाय के लोग जिंदा रह सकें, मुंबई के लोग जिंदा रह सकें, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न लक्ष्मी के जो है सुपुत्र रहते हैं। हाँ। अच्छा किशोर जी, मतलब ध्यान बहुत कम ही जाता है। अब इतनी सारी आपदाएं आई हैं तो शायद हम सब सचेत हुए कि भाई क्या हुआ, अचानक से इतनी आपदाएं, पंजाब पूरा का पूरा देखे किस तरीके से डूब गया, वहाँ पे भयंकर त्रासदी आई। उत्तराखंड में, हिमाचल के लोगों का भी कहना है कि आज तक हमने ऐसी त्रासदी नहीं देखी, जम्मू कश्मीर का भी वही हाल है। लेकिन बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हिमालय को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी ये भी है जिस तरीके से आपने कहा कि पहाड़ी जंगलों की तो बात होती है, लेकिन जो शहर में जंगल हैं उनकी बात कम से कम ही यहाँ पर की जाती है। तो उस और भी ध्यान यहाँ पर किशोर जी ने खींचा। आप यहाँ पर आए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल भी ऐसे थे कि आखिर क्या हो रहा है उत्तराखंड में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपने बहुत अच्छे से उन सवालों का जवाब यहाँ पर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर जी, बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत धन्यवाद।